गैसियस सिस्टम देखो, जो सिलेबस है, सिलेबस में पहला है तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है ना, जैसे डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं पता, जो केल्विन टेम्परेचर होता है केल्विन है ना, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। दूसरा डेविसन फ्रॉम अल्टी, ये रियल गैस में आ जाएगा, वन डर वाल्स इक्वेशन रियल में हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज जितने भी रूट वेलोसिटी है बेटा है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों पढ़ना है। एंड दियर डेरिवेशन विद टेम्परेचर, ठीक है, तो ये तीनों पढ़ना पूरा है, इसका डेरिवेशन और ये सब, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डॉल्टन्स लॉ है, उसको तुम्हें देखना, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो ग्रॉम्स लॉ है उसको पढ़ना, ठीक है। इतना तुम्हारे सिलेबस में है, यहाँ तक तुम्हें पढ़ना है। तो ग्राम सा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, जो ग्राम स्ला डिवीजन ऑफ गैसेस है, बहुत पहले कोई क्वेश्चन पूछता था, अभी भी पूछता है ग्राम स्ला से रिलेटेड क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चन पूछता है आइडियल गैस थोड़ा सा कम पूछेगा, जो आइडियल गैसेस है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इससे भी थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ठीक है। तो आइडियल गैस से कम पूछेगा, जो रियल गैसेस है और ग्राम स्ला वहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो सारे लिए तो बेसिक एनसीईआरटी है। आगे देखते हैं मेजरमेंट एंड दियर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है टेम्परेचर कन्वर्जन का, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हर किसी को याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत बार पूछता है, कोई नंबर दे देगा, पूछेगा इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ, है ना। स्क्रीन में दिख रही है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। एक मिनट, मैंने इसको प्रेजेंट नहीं किया स्क्रीन को, एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, फिर से आ जाते बेटा। यहाँ देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में है ना, हम लोग क्या क्या चाहिए पढ़ना है। पहला है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको पढ़ना है हम लोगों को। जो सिलेबस है ये एडवांस का सिलेबस है, ठीक है, एडवांस का सिलेबस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है, वॉन्डर वाला गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जितनी भी वेलोसिटी है ना, तीन टाइप का वेलोसिटी होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल, तीनों को पढ़ना है यहाँ पर। उसका जो रिलेशन है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये होता है ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। और यहाँ बेटा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है आइडियल गैस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछता है एडवांस में। इसके अलावा जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस, थ्योरी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी और ग्राम्स लॉ, इसका क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसको याद रखना बेटा, है ना, तुम लोग को याद भी होगा। और जो केल्विन टेम्परेचर, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट हुआ तुम्हें मालूम है। अगर केल्विन है तो केल्विन कैसे कन्वर्ट करता है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा केल्विन टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ तो जरूरत नहीं है, इनिशियल प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और इसका कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, छोटे क्वेश्चन है यहाँ पर। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मालूम है ना, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मालूम है सर, ठीक है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। कॉम्बिनेशन करोगे इन सब लॉ का, क्या आ जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू nRT। आर का वैल्यू तुम्हें याद रखना चाहिए बेटा, जो आर का तीनों वैल्यू यहाँ पर है ना, आर का, तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जूल में क्या होगा, एटीएम लीटर में क्या होगा और कैलोरी में क्या होगा, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हें मालूम होना चाहिए, हर जगह पर अलग अलग इसका यूनिट यूज किया जाता है, उसको बार बार याद कर लेना। वैसे तो एग्जाम में दिया रहता है ना, लेकिन तुम्हें वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, स्क्रॉल अप करना या स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, इससे अच्छा है तुम इसको याद कर लो, डायरेक्ट इसको फीड करके आंसर लिख दोगे। चार्ल्स लॉ यहाँ पर है, पेलोड में पढ़ा होगा, पेलोड क्या होता है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये तुम्हारे सिलेबस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये भी तुम्हें मालूम होगा।
टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी तुम्हें निकाल आता होगा, है ना, कि अगर पार्शियल प्रेशर है PI, सो PI इज इक्वल टू XI मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मालूम है तुम लोगों को ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ग्राम्स लॉ क्वेश्चन पूछता है, अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ग्राम्स लॉ क्या होता है। तो ग्राम्स लॉ, है ना, तो ये तो तुम्हें बेसिक टर्म्स में मालूम ही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी, ठीक है। तो ये ग्राम्स लॉ का स्टेटमेंट है। और अगर ग्राम्स लॉ को डराइव करना हो तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इक्वल टू P A0 multiplied by Avogadro's number divided by square root of 2 pi RTM, ठीक। तो यहाँ पर T क्या है, अब मैं लिख देता हूँ, है ना, जो T है ये टेम्परेचर है, M क्या बेटा, मोलर मास ऑफ गैसेस। अगर सब SI यूनिट में है तो इसका जो मोलर मास रखोगे उसको भी बेटा SI यूनिट में रहना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट को ध्यान में रख करोगे। यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। Na तुम्हारा अवोगाद्रोज नंबर है, A0 तुम्हारा है एरिया ऑफ ओरिफाइस, एरिया ऑफ होल, जिस होल से मतलब तुमने कंटेनर लिया, कंटेनर में ये होल हो गया है ना, इस होल से गैस डिफ्यूज हो रहा है, तो ये इस गैस का जो एरिया होगा इसी को तुमने A नॉट बोल दिया, तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये A नॉट हो जाएगा, ठीक है। P यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन है, इसका यूज कभी नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो प्रेशर दिया गया है, प्रेशर डिफरेंस ये है और इसका मोलर मास ये है, प्रेशर और मोलर मास दिया गया तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। देखो यहाँ मोलर मास है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है। अगर मान लो टेम्परेचर दिया गया T1 T2, टेम्परेचर वेरिएबल दिया गया है और रेट ऑफ डिफ्यूजन तुम्हें निकालना, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, है ना, तो 1 डिवाइड बाई, या फिर ओके। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर T1 T2 दिया गया है, ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो अब देखो यहाँ टेम्परेचर क्या डिनोमिनेटर में, मोलर मास डिनोमिनेटर में, यहाँ पर रूट ऑफ Tm ये आ जाएगा तुम्हारा फार्मूला, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ Tm। अब अगर प्रेशर भी वेरिएबल दिया है, प्रेशर तो न्यूमरेटर में रहेगा, है ना, तो प्रेशर तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। इस तरह से तुम करोगे, तो मान लो प्रेशर का तुम्हें बताना, प्रेशर कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में इसका यूज करके प्रेशर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ T एंड M, तो रेट ऑफ डिफरेंस कैसे निकाल दोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। इस तरह से करो तो आ जाएगा तुम्हारा। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो बेटा ये फार्मूला थोड़ा देख लेना है ना, इसको याद कर लेना, ये फार्मूला मैंने लिखवाया है, समझा रहे बेटा। फार्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो फार्मूला है तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है इसका ओरिजिनल फार्मूला यही है, ठीक है। तो यहीं से ग्राम लॉ को जो है डिराइव करके यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में लाया गया है, यूज किया गया है क्लास 12 में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ डिफ्यूजन, ये देखो प्रेशर वाला जो फार्मूला मैंने बताया था ऊपर वही आ गया यहाँ पर, है ना। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, अगर रेट तुम R1 को देख रहे हो तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू P1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ M1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना अलग अलग फार्मूला तुम याद करने की जरूरत है, बस एक फार्मूला तुम याद कर लो, बाकी सब इससे डिराइव हो जाएगा। इस पर जो क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक गैस है HCl, यहाँ पर गैस है अमोनिया,
है ना, HCl है, अमोनिया है, दोनों एक साथ डिफ्यूज हो रहा है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो कहाँ पर अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो बात देख लेना, क्लास में कराया गया होगा, ये तो हर एक क्लास में बताया जाता है, ठीक है। वाला जो क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट में मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन बनता है। मतलब सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच कोरिलेट्स द पोस्टुलेट ऑफ ना, विच रिजेंबल्स द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट नहीं है, उसको टिक करना पड़ेगा। 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक इनकरेक्ट होगा, तो वहाँ पे हमें टिक करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मालूम है ना, तो निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, तुम्हें मालूम होगा बेटा, है ना, लिखाया गया होगा। तो जितने भी 3-4 पोस्टुलेट है उसको देख लेना। इससे मेनली इम्पोर्टेंट क्या है, पहला इम्पोर्टेंट जो पोस्टुलेट बेटा, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ और वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल तो अलग अलग चीज होता है। गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, मतलब अगर एटम का रेडियस r है, तो गैस मॉलिक्यूल अगर उसका गैस बना रहा है, मोनोटॉमिक गैस है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, मालूम बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, सुमित, वॉल्यूम ऑफ गैस, सुमित यादव, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, पता है ना। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैसेस वॉल्यूम होगा। वरुण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो तुम्हारा गैस का वॉल्यूम हो गया, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा यहाँ पर है, गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट मतलब न तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर होगा, न तो रिपल्सिव फोर्स। ये सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये हो गया तुम्हारा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। दूसरा हो गया तुम्हारा, गैस मॉलिक्यूल एक से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट, इसको हर हाल में याद रखना है बेटा, इसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहीं से तुम्हारा डिविजन फ्रॉम आइडियलिटी आ जाएगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, और रियल गैस इक्वेशन है, दोनों अलग अलग क्या होता है, डिविजन यहीं से क्रिएट होता है। आगे है वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो 3 टाइप का वेलोसिटी है। पहला है एवरेज वेलोसिटी, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, एवरेज वेलोसिटी का है ना। सो एवरेज वेलोसिटी, सो यू एवरेज यहाँ लिखते हो, यू एवरेज, कहीं कहीं पे सी एवरेज लिखा रहता है, सी एवरेज इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइड बाई पाई m, ठीक है। तो फार्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, जिसका ऐसा रखोगे मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो r का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पर r का तुम्हें याद रखना चाहिए बेटा 8.31 जूल में रखोगे। जूल जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो r का वैल्यू जूल रखोगे 8.31। और यहाँ पे जो मोलर मास है, बहुत लोग बेटा मोलर मास गलत रख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ पर कार्बन है या फिर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के लिए m का वैल्यू क्या रखोगे, तो पहले तो यहाँ पर इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 32, है ना। तो ये 32 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल। इसको किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मोल में कितने किलोग्राम उसमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मोलर मास है 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज तो सही रखते हो, आर का वैल्यू भी सही रखते हो ना। टेम्परेचर यहाँ पे जो है ये केल्विन में रहेगा, केल्विन टेम्परेचर में सही रखते हो। बस ये मोलर मास गड़बड़ करके सब कुछ गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। इसको सही रखना है। मोलर मास यहाँ पर 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल रहना चाहिए। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
टी आर एम एस जिसको बोलते हैं सी आर एम एस। तो सी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पर 3RT डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से आ जाएगा तुम्हारा। आगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालोगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इसको UMP से रिप्रेजेंट करते हो, UMP या फिर CMP से लिखते हो, कहीं कहीं पर CMP कहीं कहीं पर UMP लिखा रहता है ना। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम। ये है 2RT बाई एम। ठीक है, उसके बाद तीनों स्पीड में जो रिलेशन है तो मालूम होना चाहिए। जैसे UMP is to U average is to U RMS। ठीक है, that is equal to 1 is to 1.128 is to 1.224। ये रिलेशन यहाँ पर ठीक है। UMP is to U average is to U RMS is equal to 1 is to 1.128 is to 1.224। ठीक है, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं और हो जाता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ सब क्वेश्चन दिया गया, छोटे छोटे RMS स्पीड निकालना है, कहीं कहीं पर एवरेज स्पीड निकालना है, कहीं पर दो टेम्परेचर दिया गया इसको कंपेयर करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन वैसे तो फिजिक्स में है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं काइनेटिक इक्वेशन PV इक्वल टू है ना, PV इक्वल टू 1/3 n है ना, n u स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको याद रख लेना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। यहाँ से हम लोगों को ये इस पर क्वेश्चन तो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जो PV इक्वल टू है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला है PV इक्वल टू 1/3 mnu। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 है ना kBT या फिर RT, इस तरह से ना ये फॉर्मूला पूछता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, 3/2 nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स n है तो nRT हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए हो जाएगा n इक्वल टू 1 रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, अगर एक गैस मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो ये तो हो गया तुम्हारा एक मोलिक्यूल। अगर एक गैस मॉलिक्यूल की बात किया जाए, 1 मॉलिक्यूल 1 पार्टिकल के लिए बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जाएगा है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Kb लिखते हैं, Kb। यहाँ से बहुत अच्छा सा बेटा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट 1.38 10 पावर -27। तो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा बेटा इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन हो, ठीक है, चाहे बहुत ही हैवियर गैस हो, ठीक है, SO2 गैस हो या SO3 गैस हो, सब हैवी गैस है। ठीक है, चाहे तुमने हाइड्रोजन गैस लिया, चाहे तुमने लाइटर गैस ले लिया, तो कितना भी स्मॉल गैस हो चाहे कितना भी हैवी गैस हो, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर तुम्हें मालूम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल ले जाओगे। यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे सब कांस्टेंट है टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO2 एंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ SO3। तो सेम टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी हर एक गैस मॉलिक्यूल का इक्वल होगा। उसके बाद है डेविएशन फ्रॉम आइडियल, है ना। ये तो मालूम चाहिए कि आइडियल गैस बिहेवियर या फिर जो रियल गैसेस है आइडियल गैस कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा यहाँ पर, है ना। जेड इज इक्वल टू लेस देन 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जेड इज लेस देन 1 देयर इज नेगेटिव डेविएशन, इट शोज दैट द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अगर जेड कम है तो गैस इजीली कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल को तुम पास ला सकते हो, 2 गैस मॉलिक्यूल है, 3 गैस मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा बेटा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तभी तो वो कंप्रेस हो पाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब जेड 1 से कम हो तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, है ना। सो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट व्हेन z इक्वल टू 1 एंड इफ z इज ग्रेटर देन 1 देन वहां पे क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो दो टाइप के फोर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जब z 1 से कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर z का वैल्यू, कंपल्सिव फैक्टर का वैल्यू 1 से जाता है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। वंडर बल गैस इक्वेशन, इसका डेरिवेशन करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो डेरिवेशन तो आएगा नहीं, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। रियल गैस इक्वेशन का जो वंडर बल गैस इक्वेशन है, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर। तो a और b, जो स्मॉल a और स्मॉल b है, वंडर बल गैस कांस्टेंट है ना। तो B क्या होता है, B तो मालूम चाहिए, A क्या होता है, A भी तुम्हें मालूम चाहिए। A बेटा अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब अगर किसी गैस में A का वैल्यू ज्यादा है किसी गैस के लिए, तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। जो B है, B क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो B है, साइज को बताता है बेटा, जितना ज्यादा B का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा गैस का साइज होगा, है ना। जो तुमने डिराइव किया था B कहते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर जो स्मॉल b है, स्मॉल b इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो B क्या कर रहा है बेटा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा B का वैल्यू होगा उतना ही बिगर साइज होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो दोनों का जो सिग्निफिकेंस है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन कुछ, है ना, आउट ऑफ NH3 and N2 which will have larger value of A, जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगा उसका A वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब अमोनिया बेटा, अमोनिया क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और N2 क्या है, नॉन पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब अमोनिया में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर जो A वैल्यू है वो ज्यादा होगा। अगर बात किया जाए B वैल्यू का, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है साइज, ठीक है। तो अमोनिया और किसका साइज ज्यादा होगा, यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है ना, तो साइज ऑब्वियसली अमोनिया ज्यादा होगा, है ना। तो लार्जर वैल्यू ऑफ A, यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया, लार्जर वैल्यू ऑफ B, अगेन अमोनिया, ठीक है, दोनों में अमोनिया ज्यादा होगा। ये ग्राफ है ना, तो ग्राफ जो दिखा सर अट्रैक्टिव फोर्स कैसे पता चलेगा, एक बार और बताओ प्लीज। बेटा यहाँ पे से मान लो कोई गैस दिया गया है, अमोनिया दिया गया है, दूसरा अमोनिया जाए, कोई दूसरा गैस दिया गया है, SO2 दिया गया है ना, या फिर यहाँ पर दिया गया है HCl गैस, ठीक है, कोई भी दूसरा गैस दिया जाता है। तो अब तुम्हें क्या देखना है कि अब इन दोनों गैस में किसका पोलरिटी ज्यादा, पोलर समझ रहे बेटा, पोलरिटी, ठीक है। तो जिस गैस का पोलरिटी ज्यादा होगा उस गैस में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया था अमोनिया और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अमोनिया और नाइट्रोजन में किस गैस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, किसका अट्रैक्टिव फोर्स बेटा, है ना, मालूम होगा तुम्हें। अगर बात किया जाए अमोनिया और N2 का, तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अमोनिया बेटा पोलर मॉलिक्यूल है ना, पोलर, अमोनिया है तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल, और N2 क्या बेटा, N2 नॉन पोलर है। तो पोलर जो मॉलिक्यूल है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं, कैसे ज्यादा होगा बेटा, कि एक जो डाइपोल है दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, है ना, वो प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो सबसे एक जो डाइपोल है दूसरे डाइपोल को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। जो पोलर मॉलिक्यूल है वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक बेटा। ओके, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, जबकि यहाँ पर मोमेंटरली पोलरिटी आ जाती है, ठीक है, मोमेंटरली, मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। याद रखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफिएबल गैस, इसको तुम लिक्विफाई कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, बाकी हर जगह तुम डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर भी ये भी क्या बेटा, यहाँ पर एक लोन पेयर है, C डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर भी एक एंगल आएगा 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल,
ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल, इस तरह से हर एक गैस को तुम इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, कहाँ पर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया बेटा जिसने पूछा था? यस सर। तो यहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो ये आइडियल गैस होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो कर्व है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा कर्व यहाँ पर नीचे से गया ऊपर, दूसरा ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया इरेज हो गया है, ये H2 है और ये हीलियम है। ठीक है, तो जो पार्ट का Z इज इक्वल टू 1 से नीचे होगा वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, तो आप देखो जो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद है ना, इस प्रेशर के बाद फिर यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। कैसे? जैसे तुमने दो गैस मॉलिक्यूल लिया है ना, दोनों को तुम पास पास ला रहे हो, जब दोनों गैस मॉलिक्यूल दूर है तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही गैस मॉलिक्यूल एक है ना, एक डिस्टेंस के आसपास आ जाएगा, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसको और तुम क्लोज लाने की कोशिश करोगे, और क्लोज लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। क्यों रिपल्सिव फोर्स? वो जो न्यूक्लियस है ना, अब न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरे का जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो एक डिस्टेंस आने के बाद जो गैस बेटा, गैस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत क्लोजली गैस को लाओगे तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, देखो जितनी भी गैस है हायर प्रेशर पर, मतलब तो तुमने बहुत क्लोज ला दिया है, तो गैस में बहुत क्लोज आ गया तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। लोअर प्रेशर देखो, यहाँ जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, यहाँ पे इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर, तो यहाँ पर है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस बेटा, यहाँ पर लगातार देखोगे तो लोअर इंटरमीडिएट प्रेशर पर भी क्या है, रिपल्सिव फोर्स, और हायर प्रेशर पर भी रिपल्सिव फोर्सेस है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए बनाया गया है ना। अलग अलग टेम्परेचर अगर कम है तो तुम यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जैसे हायर टेम्परेचर देखो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस 0 डिग्री सेल्सियस है, 50, 102, तो ग्राफ में मालूम होना चाहिए। ठीक है, यूडियोमेट्री तुमने पढ़ा होगा बेटा, मूल कॉन्सेप्ट में यूडियोमेट्री है ना, कि अगर कोई गैस दिया गया है तो उसका वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, क्या गैस का मॉलिक्यूल होगा ना, इससे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 50 ml mixture of ammonia and H2 was completely decomposed by sparking into nitrogen and hydrogen. 40 ml oxygen was given, then added. The mixture was sparked again. After cooling to the room temperature, the mixture was shaken with alkaline pyrogalol, and contraction of 6 ml was observed. Calculate the percentage of ammonia in the original mixture. तो इस टाइप क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है बेटा यूडियोमेट्री का, किया है कि नहीं तुम लोगों ने? जरूरत बेटा किया है सर, किया है ना, ओके, बताने की जरूरत नहीं है यूडियोमेट्री। तो इसको जो क्वेश्चन यूडियोमेट्री का एक दो क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। ठीक है, इसमें जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ है पूछेगा, और जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन का, जो गैस मिक्सचर है, गैस मिक्सचर में कौन कौन से गैस इन्वॉल्व है उसका कंपोजिशन पूछेगा। लिक्विड स्टेट क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन्स रूल होगा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वेपर प्रेशर तुम लोगों ने लिक्विड स्टेट पढ़ा है, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन बताने की जरूरत नहीं है। वेपर प्रेशर क्या होगा, किस मॉलिक्यूल में वेपर ज्यादा होगा, जहाँ पर मॉलिक्यूल का प्रोटीन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर वहाँ पर कम होगा। जितना कम तो यहाँ पर नॉन पोलर और लेस पोलर लिक्विड है फेयरली हाई वेपर प्रेशर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो गैस दिया गया है तो कैसे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है ना, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये वाला भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। सरफेस टेंशन, ये भी किसी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन क्या होता है,
ठीक है, पढ़ा ना फिजिक्स में बेटा सरफेस टेंशन, प्रैक्टिकली पढ़ा होगा। मैं आपको थोड़ा कुछ बता दिया था केमिस्ट्री में, मेजर क्वेश्चन का ये सब बताया जाता है। सरफेस टेंशन का एग्जांपल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बताया गया होगा, है ना। विस्कोसिटी क्या होता है? स्टेट में तुमने किसके बारे में पढ़ा होगा? सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है उसका, उसमें एक डिफरेंसेस क्या होते हैं, एटॉमिक सॉलिड या जो सॉलिड है अलग अलग टाइप के सॉलिड होते हैं, है ना। बात इसके बारे में लोगों को इतना इंस्टेंट उतना ही देखना है, इसमें कुछ ज्यादा है, उसमें उसमें जाता है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो ये सब पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होता है सब, है ना। कोवैलेंट सॉलिड, जो फोर्सेस है, फोर्स के बारे में पढ़ना होगा तुम्हें, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो एटॉमिक सॉलिड में जो फोर्सेस होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्सेस, आयनिक कोवैलेंट मेटालिक में जो फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें देखना होगा एक बार, ठीक है। तो एक बार देख लेना जो टेबल बना हुआ एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ये बेटा है ना, अलग से कुछ मैंने लिया नहीं है। तो बस वहां पर इसको अलग अलग इसका टेबलर फॉर्म नहीं दिया गया, अलग अलग दिया गया, एटॉमिक सॉलिड को अलग दिया गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड को अलग, आयनिक कोवैलेंट और मेटालिक को अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कितने टाइप का वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, ये स्टार्टिंग में दिया गया है कैसे स्टेट में एनसीईआरटी में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है कि एक कोई मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन बेटा है, इस तरह से लीनियर फॉर्म होता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है ना, अगर 180 डिग्री है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोमेंटली पोलराइजेशन होता है, तो यहाँ पोलराइजेशन होगा कैसे, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वाइब्रेट करता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह से आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है हम लोग इसको एक स्प्रिंग टाइप का अज्यूम करते हैं, ये इस तरह से स्प्रिंग होगा, है ना। तो होता क्या है कि कभी कभी ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कार्बन के पास आ जाएगा इस तरह से, और ये ऑक्सीजन इससे दूर चला जाएगा, ठीक है। और तुम्हें मालूम है जो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया, है ना। तो जो रिजल्टेंट हो जीरो नहीं हो पाएगा, अगर दोनों का जो बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आया है उसको इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है उसका वैल्यू बहुत कम होता है। जो परमानेंट डाइपोल होता है, जैसे HCl तुम्हारा है, HCl मॉलिक्यूल, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। वाटर में क्या है बेटा, H2O, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जब परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो तो वहां पर पोलरिटी ज्यादा हो गई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट में पोलरिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का डाइपोल मोमेंट बताया गया। पहला तुम्हारा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये तुम्हारा हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ये तीसरा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। मोमेंटरी डाइपोल मतलब कि वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इंड्यूस, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो मोमेंटली है इसका मतलब इंड्यूस है, मोमेंटली मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दो चीजें डिपेंड करेगा, पहला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा ज्योमेट्री, ठीक है। तो साइज जितना ज्यादा होगा, मतलब कि मॉलिक्यूल मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। और दूसरा जो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कितना, लीनियर मॉलिक्यूलर सरफेस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। जिग-जैग मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखना होगा। छोटे क्वेश्चन दिया गया है। तो कहते हो कोई डाउट है गैसेस स्टेट में,
तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा गैसियस स्टेट में? नहीं। ओके। सर क्वेश्चन हो नहीं पाया अभी गैसियस स्टेट के। चल नहीं हो पा रहा है। एक क्वेश्चन बताओ, कोई और नहीं बताओ। क्वेश्चन नहीं किया सर, है? क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया अभी। सॉल्व नहीं किया है? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे इसका, है ना। किसी कोई टॉपिक ऐसा है इसमें गैसियस में जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। नहीं सर, गैसियस स्टेट में नहीं है, बट सम बेसिक कंसेप्ट से स्टोइचियोमेट्री बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो पा रही है। अच्छा, सब बेसिक कॉन्सेप्ट का डाउट बता देता हूँ मैं, ठीक है। उसमें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा बेटा सब बेसिक कॉन्सेप्ट में? सर उससे स्टोइचियोमेट्री के जो क्वेश्चन है वे नहीं बन पा रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, स्टोइचियोमेट्री का डाउट, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री का जो हाँ सर। क्वेश्चन है उसको मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं स्टोइचियोमेट्री का ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे किया जाए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ स्टोइचियोमेट्री का। तो साथ में तुम लोग भी करना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट बेटा, स्लाइड को चेंज कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन gives 4 NO plus 6 H2O when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion. अभी ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, है ना। तो अब इसको कैसे करोगे यहाँ पर? तो ये भी तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन बेटा, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है ना, और आसान नहीं। 1 मोल ऑफ NO, 1 मोल ऑफ यहाँ पर NO, नहीं, आंसर यहाँ दिया गया बेटा, यहाँ जो ग्रीन कलर हाईलाइट है बेटा वो तुम्हारा दिया गया, ऑल ऑक्सीजन विल कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है अमोनिया प्लस 5 O2 gives 4 NO plus 6 ammonia, 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to each other। दोनों 1 मोल दिया गया है, ठीक है। तो कितना या फिर जो ऑप्शन है इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये तुम्हें बताना होगा, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे करोगे इस टाइप क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है ना, जो पहले दिया गया उसको लिख लोगे। इसे आप दिया गया मोल्स में, दिया गया मोल में, ठीक है। तो अगर मोल में नहीं दिया गया तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लोगे। कहीं पे अगर मोल में नहीं दिया गया है, ग्राम दिया गया है, उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। बिना मोल में कन्वर्ट किए हुए नहीं होगा। तो हम लोग जो कैलकुलेशन चलता है वो मोल्स में चलता है। तो मोल में दिया गया 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का 1 मोल दिया गया है, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या 1 मोल ऑफ H2O will produce, 1 मोल ऑफ NO will produce, all the oxygen will consume, all the ammonia will consume, ये तुम्हें बताना है। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया गया तो उसके पहले हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर तुम अप्लाई करो, तुम देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को देखो कैसे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। फिर दूसरे रिएजेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर उसके नीचे रख दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया। अमोनिया का 1 मोल है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है। फिर इसके बाद तुम देखोगे कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में
वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अमोनिया कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, किसी एक को तुम कंज्यूम कर लोगे या फिर किसी रैंडमली एक को पिक कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने अमोनिया ले लिया, तो आप रिएक्शन पर जाओगे, रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, 4 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4 मोल अमोनिया रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड तुम्हें लगाना है, यूनिटरी मेथड। तो 4 मोल से 5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए 1 मोल अमोनिया से कितनी मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा बेटा, 4 मोल से 5 मोल रिएक्ट करेगा बेटा, तो 1 मोल से 5/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, है ना। 5/4 कितना हो गया बेटा, 1.25 समथिंग आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 1 से ज्यादा आएगा, समझा ना बेटा। तो अगर 1 मोल अमोनिया है तो 1 मोल अमोनिया के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल अमोनिया के लिए 1.25 मोल अमोनिया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो प्रोवाइडेड ऑक्सीजन कितना दिया गया है, प्रोवाइडेड ऑक्सीजन 1 मोल दिया गया है, जबकि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, 1.25, है ना। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट से कम दिया गया है ऑक्सीजन, जितना जरूरत हो उससे कम है। जो सब्सटेंस रिक्वायरमेंट से कम दिया गया वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो गया बेटा। अब देखो, अब आगे यहाँ निकालेंगे कि अमोनिया कितना कंज्यूम होगा या कितना बच जाएगा। तो बस यही यूनिट यहाँ लगाना है, 4 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, 12 लगाएंगे, रिएक्ट्स विथ, है ना, 5 था यहाँ पर, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 4 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, हेंस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 4/5 मोल ऑफ अमोनिया। इट मींस, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0.8 मोल। मतलब अमोनिया कितना रिएक्ट करेगा, 0.8। ठीक है, तो रिएक्टेड अमोनिया कितना होगा बेटा, 0.8 रिएक्ट कर जाएगा, कितना बचेगा, रिमेनिंग अमोनिया कितना होगा बेटा, 0.2 मोल। ठीक है, तो अमोनिया 0.2 मोल बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना मोल NO बनेगा, ये तो बताना है, मोल्स ऑफ NO। तो कैसे निकालो बेटा मोल्स ऑफ NO, यहाँ पर जो क्वेश्चन चलता है लिमिटिंग रिएजेंट चलेगा। ठीक है, जितने यहाँ देखो बेटा, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 4 मोल ऑफ NO, बस ऐसे निकालेंगे बेटा। ठीक है, कन्वर्सन हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट से चलेगा। 5 मोल ऑफ O2 गिव्स 4 मोल ऑफ NO, है ना। तो यहाँ कितना दिया गया, 1 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल कितना बनेगा, 0.8 मोल ऑफ NO। तो जो NO कितना बनेगा बेटा, 0.8 मोल। ठीक है, अब वाटर को निकालते हैं। देखो यहाँ पे तो गलत हो गया ना, NO 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस, जबकि NO कितना बन रहा है, 0.8 मोल ऑफ NO। वाटर को देख लेते हैं। ठीक है, 5 मोल ऑफ O2 gives 6 मोल ऑफ, रिएक्शन देखो, 6 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, hence 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, 1 मोल O2 दिया गया, 1 मोल ऑफ O2 gives 6/5 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो 6/5 कितना हो जाएगा, 0.6, 1.2 मोल ऑफ 1.2 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर कितना बन रहा है, 1.2 मोल, जबकि यहाँ कितना दिया गया, 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस। मतलब फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। ऑल अमोनिया विल कंज्यूम, जबकि अमोनिया देखो बच गया यहाँ पर 0.2, ये भी गलत हो गया, है ना। ऑल ऑक्सीजन विल कंज्यूम, तो ये सही है, ऑल ऑक्सीजन विल कंज्यूम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कंज्यूम हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ये वाला। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग भी ट्राई करो इसको, तो मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, ट्राई करो इसको।
ये भी स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड when 0.9 mole of barium chloride is mixed with 0.4 mole of sodium sulfate। मोल्स में दिया गया है, ग्राम में नहीं दिया, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया गया है ना, और इक्वेशन भी नहीं दिया गया, तो कभी कभी फॉर्मूला और इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें खुद से यहाँ पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पर दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बेरियम फास्फेट, बेरियम फास्फेट बोल रहा है, बेरियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, बेरियम PO4 है ना। बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, फास्फेट का वैलेंसी 3 होता है, तो वैलेंसी इंटरचेंज कर दोगे क्या बन जाएगा, बेरियम फास्फेट Ba3 PO4 होल ट्वाइस आर फॉर्म्ड व्हेन 0.9 मोल बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड तो आसान है, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, वैलेंसी 2 है बेरियम का, क्लोरीन वैलेंसी 1 है, वैलेंसी हो जाएगा बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.4 मोल ऑफ सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Na3PO4। तो इन दोनों को मिक्स करके तुम ये बना रहे हो। इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो इक्वेशन होगा यहाँ पर Na3PO4 प्लस क्या होगा, बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम फास्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस जो बना यहाँ पे NaCl को निकाल दो। NaCl का कोई क्वेश्चन था है नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया NaCl के बारे में, ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं है ना, तो बैलेंस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बेरियम का रिक्वायरमेंट है, तो 3 यहाँ कर दोगे। फास्फेट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 फास्फेट कर दोगे। बाकी जो 6 मोल NaCl है यहाँ पर कितना रहेगा, NaCl का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो 2 Na3PO4 प्लस 3 BaCl2 गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl, ठीक है। अब जो दिया गया उसको ले लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया बेटा, यहाँ पर दिया गया है, तो दिया गया है बेरियम फास्फेट कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बेरियम फास्फेट है ना, और ये दिया गया Na3PO4 कितना दिया गया है बेटा, 0.4 मोल ऑफ सोडियम फास्फेट। बेरियम क्लोराइड कितना दिया गया है, 0.9, ठीक है। तो ये सब दिए गए, ठीक बेटा, जो दिया गया उसको तुमने लिख दिया यहाँ पर, ये मोल्स में दिया गया, तो यहाँ लिख लोगे मोल, ठीक है, मोल्स में लिख लिया। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना होगा बेटा, लिमिटिंग रीजन निकालना होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन यहाँ पर निकालोगे कि लिमिटिंग रीजन यहाँ पर है क्या। एक बार तुम लोग बताओ बेटा, लिमिटिंग रीजन क्या होगा, Na3PO4 लिमिटिंग रीजन है। यस सर। अच्छा ठीक, देखते हैं हम, है ना। चलो मान लेते हैं Na3PO4 लिमिटिंग रीजन है, ठीक है। सो 2 मोल्स ऑफ, मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोलता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा लिखना मेरे लिए। सो 2 मोल्स ऑफ A reacts with 3 मोल ऑफ B, ठीक है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ A reacts with 3/2 moles of B. It means 0.4 moles of A reacts with 3/2 multiplied by 0.4, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे कितना का, 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो 0.4 मोल ऑफ Na3PO4 reacts with 0.6 मोल ऑफ BaCl2, जबकि गिवन BaCl2 कितना 0.9 है ना, और रिक्वायरमेंट कितना 0.6 का, इतना रिक्वायरमेंट है। अगर 0.4 मोल Na3PO4 दिया गया है तो रिक्वायरमेंट होगा 0.6 का, जबकि प्रोवाइडेड है 0.9। जितना जरूरत उससे ज्यादा है, जो सबसे जरूरत से ज्यादा क्या होता है बेटा, एक्सेस होता है ना बेटा, ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग क्या हो जाएगा, Na3PO4, ठीक है। तुम्हारा लिमिटिंग रेट हो गया Na3PO4, समझ में आ गया बेटा। और हम लोगों का क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन के हिसाब से चलेगा, तो लिमिटिंग रीजन से हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे आगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करोगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ
A gives 1 mole of product, ठीक है, मतलब जितना A है उसका हाफ प्रोडक्ट बनेगा। 2 moles of A gives 1 mole of product, hence 0.4 mole of A gives 1 divided by 2 multiplied by 0.4 mole of BA3PO4। ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्व करो तो जाएगा 0.2 मोल, है ना। तो BA3PO4 कितना बनेगा, 0.2 मोल, ठीक है। NaCl बारे में पूछा नहीं तो NaCl भी बना देते, जितना ये है उसका 3 टाइम्स क्या होगा NaCl, तो NaCl कितना हो जाएगा 0.4 से 1.2, ठीक है, उसका 3 टाइम्स NaCl हो जाएगा। समझ में आया बेटा ये एक वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिया था वो डिफिकल्ट ही था, आसान नहीं था। और टाइट्रेशन वगैरह समझ में आता है या इसमें भी डाउट है? नहीं सर, टाइट्रेशन के क्वेश्चंस निकल रहे हैं। टाइट्रेशन का निकल रहा है, बस इसमें प्रॉब्लम हो रहा है स्टोइकियोमेट्री में ना। यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आसान क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देना। ये भी समय टाइम क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया ऊपर। और तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन तो वो भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसे कई बार सोल्व कर चुकी हूँ बट हो नहीं रहा है। उसको व्हाट्सएप भेज दो, नंबर मालूम है मेरा। सर तो भेज देना, बाद में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है, अगर अभी नहीं है क्वेश्चन तुम्हारे पास तो। Cyclohexanol is dehydrated cyclohexane by heating concentrated H2SO4. If the yield is 75%, how much cyclohexane will obtain from? वो आप ये परसेंटेज yield वाला क्वेश्चन कभी कभी इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना, yield वाला। तो बेटा यहाँ पर, ठीक है, cyclohexanol is dehydrated with cyclohexene on heating with concentrated H2SO4. If the yield of reaction is 75%, how much cyclohexene will form? ठीक है, क्वेश्चन को देखो, लोग कर सकते हैं बेटा, लोग करें, फिर मैं बता दूँ इसको। तो साइक्लोहेक्सेनॉल C6H5OH, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। It's dehydrated with concentrated H2SO4। H2SO4 प्रेजेंस में क्या होगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। जब ये डिहाइड्रेट होगा क्या बनाएगा, C6H5 होगा। नहीं C6H12 होगा, C6H11OH, ठीक है, ये C6H12 हो जाएगा प्लस H2। इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, C6H11 साइक्लोहेक्सेनॉल है, C6H11OH, ठीक है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन क्या है ये, ठीक है, और 2 + 2 + 2 + से हाइड्रोजन काउंट निकाल लिया, लिख दो, साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ठीक है। If the yield of reaction is 75%, तो इसका जो yield है, yield कितना है यहाँ पे 75%। क्वेश्चन पूछ रहा है how much cyclohexane will be obtained, कितना ये cyclohexane बनेगा if 100 ग्राम ऑफ cyclohexanol is taken, इसका 100 ग्राम तुमने दिया है, ठीक है, तो कितना ये बनेगा तुम्हें बताना है, cyclohexane कितना बनेगा।
ठीक बेटा। तो सबसे पहला काम ये करना है, अगर मास दिया गया हो ग्राम में तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, मोल्स निकालोगे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास W डिवाइड बाय M में तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का मोलर मास यहाँ निकाल लोगे, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो साइक्लोहेक्सेनॉल में कितना है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 कार्बन हो गया, 7.5 कितना आ रहा है प्लस 11 प्लस 16 प्लस 1, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 100 आ गया, 100 ही आ जा रहा है ना। हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा C6H11OH का 100 आ जाएगा। सर साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 होता है। C6H6 ये है तुम्हारा ना, ये 10 हो जाएगा ना, एक आउट हो जाएगा। C6H12 होगा है ना, क्या होगा ये? हाँ हाँ 1 सही है 2 सही 3 4 5 6, ये C6H10 हो जाएगा ये, ठीक है। है। 63 ग्राम भी आना चाहिए आंसर। देख लेते हैं बेटा, अभी तो स्टार्ट किया है ना बेटा, देख लेते हैं अभी कितना आएगा, कितना देख लेते हैं, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स 1। तो 1 मोल से 1 मोल ही बनना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, जितना तुम लोगे उतने मोल ही बनेगा, लेकिन इसका जो यील्ड 75% है ना, तो मतलब पूरा ना बनकर इसका 75% बनेगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड कितना होगा बेटा, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड, है ना, या फिर थ्योरेटिकल यील्ड जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हो जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100। तो थ्योरेटिकल यील्ड 1 मोल आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100 कितने मोल आ जाएगा। तो मोल्स में निकालिए बेटा, है ना। तो एक्चुअल इतना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 75 डिवाइड बाय 100 मोल। अब तुम्हें निकालना है मास, तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स कितना है यहाँ पर आ गया 0.75। मोलर मास क्या तुम्हें निकाला बेटा यहाँ पर, मोलर मास 84, ठीक है सर 82 आ रहा है, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 70.75 मल्टीप्लाइड बाई 84 से लिख लेता हूँ, 84 कितना आ रहा है यहाँ पर 63.0 आ रहा है। और अगर तुम 84 बोल रहा हो, 84 है यहाँ, 84 नहीं शायद है, 82 होगा। 75 मल्टीप्लाइड बाई 82, यस सर। 82 आ रहा है बेटा। इसका जो मोलर मास 82 निकाला है, 82 से आ रहा है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मोलर मास कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 72 प्लस 10 आएगा। हाँ 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, 72 प्लस 12 कर दोगे यहाँ पर ना, प्लस 12 तो 10 हाइड्रोजन 10 है ना, 10 हाइड्रोजन है तो 10 हो जाएगा, ठीक है 82। यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर काउंट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से यील्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक बेटा। और जिसको भी डाउट है स्टोइकोमेट्री में अपना क्वेश्चन भेज देगा व्हाट्सएप पर, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। हाँ सर, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12 और उसका मास होता है 84। ये गूगल से देख के बता रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेन नहीं दिया बेटा, साइक्लोहेक्सीन दिया है ना, ये साइक्लोहेक्सीन है ये। अच्छा ठीक। गूगल क्यों कर रहा है बेटा, तुम अभी गूगल चेक करने लगो। ये देखो निकालो तुम खुद से, इतना लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा हो गया, कैसे करो एग्जाम में बेटा, तुम हर चीज के लिए गूगल देखोगे। ये करो ना, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन, 6 कार्बन होगा, C6 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ पर, 2 + 2 + 2 + 2 8 हाइड्रोजन हो गया, 9 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, है ना। तो H10 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है बेटा। और ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या दिया गया है यहाँ पर। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो अल्कोहल से एल्कीन बनेगा, हेक्सेन नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को बेटा? तो इस तरह मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, कर लेना यहाँ पर, जो डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका जो बेटा, पहली बात तो इसका जो डीबीपी है वो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है, गैसीय स्टेट का। तो गैसीय स्टेट में जो डाउट है पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और
जो भी डाउट है तुम्हारे पास उसको तुम भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है। मैं फिर से नंबर नोट कर लो, यहाँ पर मेरा नंबर है 8587025306, ठीक है। तो प्रतिभा अपना क्वेश्चन भेज देना। ओके सर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम 2 क्लास में खत्म होगा। जितने भी डाउट है तुम दोनों क्लास में पूछ लोगे। तो फर्स्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरे क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम, जितने भी क्वेश्चन है सब डिस्कस होगा, ठीक बेटा।